A very good evening to all. Parivartan Nursing Institute would like to welcome you all for today's session. Today we'll learn about normal labor. Normal labor आप सबको पता होगा, but exam point of view से देखें तो there are certain questions which we should focus in order to score more in exam. And there are many questions which are asked in competitive exams on normal labor. बहुत सारे questions normal labor पे आते हैं, जैसे कभी presentation पे question पूछ लेते हैं, cardinal movement पे question आ जाता है, बेबी का पोजीशन कैसा है उस पे क्वेश्चन आ जाता है. सो मेक श्योर यू आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम टुडेज सेशन. And the aim of our institute is to make you all learn things which are important from exam point of view. आपको उतना ही बताया जाएगा जितना एग्जाम के लिए important है. इससे होगा क्या, तो आप वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे एंड यू कैन स्कोर इजीली इन एग्जाम. So I would like to start our topic, that is the normal labor. Okay, the series of event which takes place in genital organs in order to expel the viable product of conception out of womb through vagina in outer world is called as normal labor. तो normal labor का मतलब क्या है? These are a series of events. बहुत सारे events एक के बाद एक हो रहे हैं. कहाँ पे? मदर के जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर. क्या एम से हो रहे हैं? वायबल प्रोडक्ट को एक्सपेल करना है. नाउ सी, यहाँ पे एक वर्ड है विच इज इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव के टर्म्स में, दैट इज वायबल. वायबल का मतलब क्या है? व्हेन द फीटस इज एबल टू सस्टेन बाय इटसेल्फ. ठीक है, दैट इज 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद हम वायबल पीरियड कंसीडर करते हैं. 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज कंसिडर्ड एज वायबल पीरियड. ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वायबल पीरियड. सो देयर द आंसर इज 24 वीक्स. 24 weeks of gestation is the viable period out of the mother's womb through vagina. Now, the birth canal is vagina, it's not uterus. See, यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स यूजुअली गलती करते हैं, बर्थ कैनाल को यूट्रस लिख के आते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. यूट्रस इज नॉट बर्थ कैनाल, द बर्थ कैनाल इज वजाइना. इसीलिए यहाँ पे मैंने थ्रू वजाइना मेंशन किया है. दिस वजाइना इज आवर बर्थ कैनाल इन द आउटर वर्ल्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लेबर. नाउ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज यूटोसिया. सी, यहाँ पे हम बात कंप्लीटली नॉर्मल लेबर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं. सो विल बी फोकसिंग कंप्लीटली ऑन नॉर्मल पार्ट. ओके, सो नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं? सो नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज यूटोसिया एंड एबनॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एज डिस्टोसिया. आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, what is dystocia and what is eutosia. तो eutosia is normal labor and abnormal labor is called as dystocia. See, हर एक लाइन में क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव का. ओके, सो कंटेंट उतना ही कवर है जिसमें से क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस लिखी है, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. बट डोंट बी स्कैर्ड, इतना हार्ड नहीं है. यू कैन स्कोर इजिली वंस योर कॉन्सेप्ट आर बीइंग अंडरस्टूड. सो मेक श्योर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है. यू कैन इजीली स्कोर इन एग्जाम्स. नाउ नॉर्मल लेबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विच आर इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज स्पॉन्टेनियस. ओके, आप आर्टिफिशियली नहीं इंड्यूस कर रहे हैं. ओके, यू आर नॉट इंड्यूसिंग इट आर्टिफिशियली. देन नेक्स्ट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा इसका? वर्टेक्स रहेगा. ओके, नो ब्रीच प्रेजेंटेशन. I would like to request you all to please unmute yourself. Please mute yourself. Sorry for the interruption. Okay, so the presentation will be vertex. Then next is no prolongation. अगर normal में first stage of labor is considered 12 hours और अगर वो 18 hours हो गया, so that will be considered as abnormal. Prolongation नहीं होना चाहिए. हर एक stage of labor का एक time duration है जो important है एग्जाम के अंदर. रेंज पूछते हैं और स्टूडेंट्स मार्क खाते हैं नंबर्स में. नंबर्स याद नहीं रहते, बट यहाँ पे व्हेन आई विल टीच यू, आप आई विल एश्योर दैट आप लोग को वो नंबर्स याद रहेंगे.
ओके, देन नेचुरल टर्मिनेशन, यू आर नॉट टर्मिनेटिंग इट विथ आर्टिफिशियल मीन्स, कोई वेंटोस डिलीवरी नहीं कर रहे आप, कोई फॉर्सेप डिलीवरी नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं कर रहे, द टर्मिनेशन इज कंप्लीटली नेचुरल. देन हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर, द कंडीशन ऑफ बेबी एंड मदर आर हेल्दी, दोनों में से एक का भी कंडीशन डेटोरियोरेट नहीं होना चाहिए. ड्यूरिंग लेबर अगर बेबी का हार्ट रेट कम हुआ, फॉल हुआ, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल, या मदर का हार्ट रेट फॉल हुआ, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल. Then longitudinal lie. Lie is what? So lie is the relationship of long axis of fetus with long axis of mother. Long axis का मतलब होता है आपका vertebral column. तो vertebral column मदर का and vertebral column fetus का, वो दोनों के रिलेशन को हम लाई बोलते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं और यहाँ पे बच्चे आंसर रॉन्ग लिख के आते हैं. सो लाई इज रिलेशनशिप ऑफ the long axis of fetus as well as mother. long axis, L से long axis, L से लाई, याद रखो इसको, नहीं भूलोगे. then comes the denominator is occiput. तो denominator क्या है? denominator is basically the bony part which comes in relationship of fetal pelvis, mother's pelvis. okay, जो बेबी का वो बोन पार्ट जो मदर के पेल्विस के रिलेशन में आ रहा है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, लाई नहीं बोलते. यहाँ पे आप लोग ऊपर नीचे करके आते हो. डिनोमिनेटर is basically related to bone and lie is related to long axis. एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा. ओके, सो लाई आप याद कैसे रख सकते हैं? लॉन्ग एक्सिस करके याद रख सकते हैं, एल से लॉन्ग एक्सिस, एल से लाई. then comes the denominator, then is the position, कौन से पोजीशन में बेबी है, so that is LOP, that is left occipito posterior position is ideal for labor and attitude is flexion. अब attitude क्या है? तो attitude जो है वो relationship of fetus with itself's body, उसके खुद के बॉडी का रिलेशनशिप इज एटीट्यूड, बट मदर के बॉडी के रिलेशन की बात आती है तो वो लाई हो जाता है. ओके, तो यहाँ आप स्टूडेंट्स गलती करते हैं. एटीट्यूड जो है वो फीटस के खुद के बॉडी पार्ट्स का रिलेशन है, whereas लाई है वो रिलेशनशिप ऑफ मदर और फीटस के बीच में. okay, so that is about attitude, lie, denominator and position, which are important terms जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में. then what is labor pain? so labor pain occurs due to stretching of uterine muscle. now uterine, what is uterus? uterus is a hollow organ, उसके अंदर fetus is growing, तो उस वजह से क्या होगा, when the fetus has reached to a certain level, क्या होगा, uterine muscles are start getting stretched. जितना ज्यादा स्ट्रेच होंगे उतना ज्यादा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यूट्रस टू होल्ड. एक लिमिट तक ही स्ट्रेच करेगा. बलून को कितनी देर स्ट्रेच कर सकते हो आप? एक लिमिट तक उसके अंदर एयर फिल होगी, उसके बाद बर्स्ट होगा. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट बर्स्ट, वो बर्स्ट ना हो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, बेबी को एक्सपेल करना पड़ेगा. रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों का काम किया है. सो पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन? सो द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज टू इनिशिएट एज वेल एज मेंटेन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. इनिशिएट करने के साथ साथ मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को. okay, so the function of oxytocin and prostaglandin is to initiate as well as to maintain the uterine contraction. then comes activation of myometrial receptors. activation of myometrial receptors is basically an influence of estrogen hormone. ओके, इस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शंस इज बेसिकली लीड टू लेबर पेन एंड दिस लेबर पेन इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस कंडीशन, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसपे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट कम्स द साइंस ऑफ onset of labor, that includes welcome sign. okay, पूछते हैं एग्जाम में what is welcome sign? so welcome sign is nothing but it is lightning. okay, when the baby settles in the pelvis, जब engagement होता है बेबी का, that is lightning. okay, lightning is the situation in which the baby settles down in the pelvis. यानी जो जब 34, 35, 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे जो मदर का एब्डोमेन है वो कंप्लीट डायफ्राम पे आ जाता है. ओके, तो जब लेबर स्टार्ट होने वाला होता है तब क्या होता है, ये एब्डोमेन लेट डाउन हो जाता है. दैट मीन्स फ्रॉम थोरासिक कैविटी से वापिस ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज वेलकम साइन. सो वेलकम साइन इज नथिंग बट लाइटनिंग. ठीक है, पूछते हैं एग्जाम में. then comes the cervical ripening
and last is bloody show. So bloody show is what? Release of mucus along with tinge of blood. Okay, release of mucus along with tinge of blood is called bloody show. Next comes the difference between true labor pain and false labor pain. That is very important. ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है और एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन आता है. Okay, so make sure you know this. Regular contraction with increased intensity and frequency with cervical dilation and effacement. Now, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं effacement और dilation पे. What is effacement? What is dilation? बच्चे confuse होते हैं. Okay, dilation is widening of cervix. Effacement is shortening of cervix. Okay, effacement मतलब cervix short हो रहा है, थिन हो रहा है, whereas dilation में cervix wide हो रहा है. Okay, खुल रहा है cervix, that is dilation, और उसकी लेंथ शॉर्ट हो रही है, दैट इज एफेसमेंट. ठीक है, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है यानी कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, रेगुलरिटी मेंटेन है, सर्वाइकल चेंजेस देखने मिल रहे हैं एंड एनाल्जेसिक्स का असर नहीं है. माइनर डिफरेंस इज एनाल्जेसिया से ट्रू लेबर पेन क्योर होता है? नहीं होता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन? ठीक है, ये सारे साइन दे देंगे, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल एफेसमेंट, क्योर्ड बाय एनाल्जेसिक. तो आप उसमें लिख के आओगे सर्वाइकल एफेसमेंट. ठीक है, जो रॉन्ग है. क्या लिखना है आपको? क्योर्ड बाय एनाल्जेसिक, बिकॉज ट्रू लेबर पेन कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एनाल्जेसिक. तो आपको वो ऑप्शन के ऊपर टिक करना है. यहाँ पे जितने क्वेश्चंस अभी आपको बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. सो ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस कंटेंट आर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड. Then comes the false labor. False labor is irregular contraction with no other sign, यानी cervical changes नहीं है, contraction is irregular and can be managed by analgesic. आपने मॉर्फिन दिया है पेशेंट को, ओके, पेन उसका मैनेज हो जाएगा. ओके, नैलोक्सेन दिया है, पेन उसका मैनेज हो जाएगा. सो दैट इज फॉल्स लेबर. ओके, यू कैन नॉट कंसिडर इट एज ट्रू लेबर पेन. अलॉन्ग विद दैट सर्वाइकल डायलेशन और एफेसमेंट दोनों में से एक भी चीज नहीं देखने मिलेगी. सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स लेबर पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन की रेगुलरिटी भी नहीं है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन. ध्यान रखने की चीज एक ही है, दैट इज अबाउट एनाल्जेसिक, कि एनाल्जेसिक का असर कहाँ होता है, एनाल्जेसिक का असर कहाँ नहीं होता है. अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा आपके दिमाग में चलेगा दवाई दी है क्योर होगा ही होगा. नो, that is not in the case of true labor pain. Analgesic से क्योर नहीं होगा. Coming to the stages of labor. So first is there are mainly 4 stages of labor. Okay, आप लोग को लगता है 3 स्टेज है, बट 3 स्टेज नहीं है. 4 स्टेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के 3 स्टेजेस हैं. तो एग्जाम के अंदर कभी कभी बच्चे ये गलती करके आते हैं कि 3 स्टेज ऑफ लेबर लिख के आते हैं, बट एक्चुअली देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर. Okay, so the first stage is true labor pain till full cervical dilation. So from the onset of true labor pain से complete cervical dilation. अब क्वेश्चन आता है cervical dilation के ऊपर, कितना सेंटीमीटर cervical dilation पे आप full true labor pain consider करोगे? You have to write from 8 to 10 या तो फिर 10 सेंटीमीटर. सिंगल रेंज दिया है, go for 10 सेंटीमीटर. अगर रेंज में दिया है, 2 लिमिट्स दिए, गो फॉर 8 to 10 सेंटीमीटर. 8 to 10 सेंटीमीटर अगर आपका डायलेशन हुआ है, वहां आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाएगा, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होगा. अंडरस्टूड? सो दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट कम्स द प्राइमी पैरा का ड्यूरेशन क्या है, दैट इज 12 to 16 आवर्स एंड मल्टी पैरा का ड्यूरेशन क्या है, 6 to 8 आवर्स. ठीक है, पूछते हैं एग्जाम के अंदर. प्राइमी पैरा में हमेशा जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहेगा और फर्स्ट स्टेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज. ओके, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेज में टाइम लगता है जिसका ड्यूरेशन कितना है, 12 to 16 आवर्स इन प्राइमी. एंड मल्टी पारा के अंदर कितना है, 6 to 8 आवर्स. यहाँ पे एक और वर्ड है जिसके ऊपर कंसर्न रखना है, दैट इज पारा. ओके, गलती यहाँ होती है पारा और ग्रेविडा में. ग्रेविडा मीन्स नंबर ऑफ कंसेप्शन, पारा मीन्स क्रॉस्ड वायबिलिटी. ठीक है, वायबिलिटी क्रॉस किया है. पीवी एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा है आपने, तो पीवी वर्ड रिलेट करते हो, तो पारा वायबिलिटी. रिमेंबर लाइक दिस, एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहता है. ओके, सो पारा मतलब क्या है, वायबिलिटी क्रॉस किया है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पारा.
एंड ग्रेविडा मतलब क्या है, कितनी बार कंसीव किया है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविडा. अगर मदर को एमटीपी किया है या फिर स्पॉन्टेनियस उसका अबॉर्शन हुआ है या थ्रेटन्ड अबॉर्शन हुआ है, कोई भी रीजन की वजह से कंसेप्टस बिफोर वायबिलिटी से एक्सपेल हो गया है, रिमूव हो गया है बॉडी से, मदर विल नॉट कंसिडर्ड एज पारा, मदर विल कंसिडर्ड एज ग्रेविडा. ओके, सो प्राइमी पैरा मदर मल्टी ग्रेविडा हो सकती है, बट मल्टी पारा मदर विल नॉट बी सिंगल ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा नहीं हो सकती. अंडरस्टूड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविडा एंड पारा जो आपको आना चाहिए. मेक श्योर आप लोग नोट्स लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. नेक्स्ट कम्स द सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज कहां से चालू हो रहा है, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ फुल सर्वाइकल डायलेशन. एक बार 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है, इसके बाद से एक्सपल्शन ऑफ फीटस. अब यहाँ आपका क्वेश्चन आता है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस के अंदर बहुत से मूवमेंट्स आते हैं, ओके, जो हम एक के बाद एक पढ़ेंगे. उस मूवमेंट्स जो हैं वो सारी चीजें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से आता है, रेस्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ विच स्टेज ऑफ लेबर. मेक श्योर यू आर टिकिंग सेकेंड स्टेज. ओके, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का पार्ट है रेस्टिट्यूशन, थर्ड स्टेज का पार्ट नहीं है. बट कोड कटिंग की स्टेज का पार्ट है, थर्ड स्टेज का पार्ट है. ओके, सो मेक श्योर यू आर रिमेंबरिंग ऑल दिस थिंग. प्राइमरी पैरा में ड्यूरेशन कम हो जाएगा 2 to 3 hours एंड मल्टी पैरा में इट इज 30 to 40 minutes. Then comes the third stage of labor. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर फिटस डिलीवरी, एक बार फिटस डिलीवर हो गया उसके बाद में प्लासेंटा और मेम्ब्रेन का एक्सपल्शन. जब तक प्लासेंटा और मेम्ब्रेन बाहर नहीं निकल जाते वो स्टेज को हम थर्ड स्टेज कंसीडर करेंगे. 15 to 20 minutes इन प्राइमी एंड मल्टीपारा मदर्स, दोनों के अंदर ड्यूरेशन सेम ही रहने वाला है 15 से 20 minutes तक. देन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जिसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोलते हैं, विच इज फॉर अबाउट 1 to 4 hours का हमको ऑब्जर्वेशन रखना है बेबी के ऊपर एज वेल एज फॉर मदर, क्योंकि साइंस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज अगर अबगार स्कोर 1 minute पे एट द टाइम ऑफ बर्थ या 1 minute पे कम आया तो 5 minute पे आपको वापस असेस करना है. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर. That is about brief introduction of stages of labor. Now we'll study one by one in detail what is first stage of labor. So first stage of labor के अंदर हमने पढ़ा कि कहाँ से कहाँ का उसका ड्यूरेशन है. इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर टोटल 3 phases आते हैं, विच इज लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज. इस तरह से 3 फेज आते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट फेज है जिसको हम लेटेंट फेज बोलते हैं. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. ओके, हिडन फेस विथ नो एविडेंस ऑफ लेबर, यानी यहाँ पे मदर को नहीं पता चलेगा कि लेबर का ऑनसेट हो चुका है. सो द फेज विच इज हिडन फेज इज कॉल्ड एज लेटेंट फेज. या कौन सा स्टेज हिडन स्टेज है, तो यू कैन से दैट फर्स्ट स्टेज में हिडन फेज कंसिडर होता है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज. Okay, which occurs in 8 hours in primary para and 4 hours in multi para. Exact आधा हुआ है यहाँ पे, 8 hours in primary and 4 घंटे मल्टी के अंदर होंगे. Then comes the active phase. Active word से पता चल रहा है, active मतलब कुछ active movements है यहाँ पे. Okay, कुछ alert signs है यहाँ पे. So alert signs in which the mother is restless and anxious. ओके, यहाँ पे पेन का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा. लेटेंट फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 15 से 30 मिनट पे आते हैं, हर 15 से आधे घंटे में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन की सिवियरिटी माइल्ड है, बिल्कुल ही पेन लेस है. एंड द मदर कैन वॉक, टॉक, ओके, द मदर कैन लाफ, ऑल द एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म बाय मदर इन लेटेंट फेज. ठीक है, लेटेंट फेज में मदर कैन कंटिन्यू नॉर्मल एक्टिविटीज. यू कैन आस्क द मदर टू वॉक. ठीक है, आप बोल सकते हो मदर को वॉक करने, आप बोलो मदर को बैठे बातें करें उनके रिलेटिव से, यू कैन अलाउ दैट इन लेटेंट फेज. बट इन एक्टिव फेज में पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा. ओके, एवरी 3 to 5 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं एक्टिव फेज में. ओके, हर 3 से 5 मिनट में. पहले फेज में हमने देखा 15 से 30 मिनट पे आ रहे थे, अब एकदम 5 times लेस हो गया है, दैट इज 3 to 5 minutes. Then comes the transition phase. Now this is the phase between first stage and second stage. First stage end होना और second stage का start होना, कौन सा phase connect कर रहा है? Transition phase connect कर रहा है. Okay, transition phase is the one which is the connecting phase between first stage and second stage. इस स्टेज के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हर 2 से 3 मिनट में आते हैं, एवरी 2 to 3 minutes. ओके, और यहाँ पे इंटेंसिटी पेन की ज्यादा है, सीवियर है. ओके, एंड द मदर इज टायर्ड, इरिटेबल
and can lose control. So tired है मदर, यहाँ पे irritate भी हो जाती है. Why? Because pain intensity severe है, frequency बढ़ गई है. Okay, frequency has also increased, intensity has also increased, duration has also increased. पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 15 से 30 सेकंड तक आते थे, अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 3 से 4 मिनट तक आ रहे हैं. कंटिन्यूअसली द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, so that will lead to tiredness, irritable and loss of control. नेक्स्ट इज इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. सर्वाइकल डायलेशन पूछते हैं एग्जाम में, ऑन एन एवरेज सर्वाइकल डायलेशन कितना कंसिडर करोगे? सो दैट इज 1.2 सेंटीमीटर पर आवर. एक घंटे में कितना सर्वाइकल डायलेशन होना चाहिए? 1.2 सेंटीमीटर होना चाहिए प्राइमी में. ओके, प्राइमी में इतना होना चाहिए. मल्टी में यू कैन गो फॉर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर. मल्टी में थोड़ा चेंजेस रहता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ यूट्राइन मसल्स, पेल्विक मसल्स. ओके, इस वजह से सर्वाइकल डायलेशन जो है वो मल्टी में ज्यादा, मल्टी पैरा के अंदर ज्यादा होता है. उसकी जो सर्वाइकल डायलेशन का जो रेट है दैट इज मोर इन मल्टी पैरा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमी पैरा. तो प्राइमी पैरा ऑन एन एवरेज हम 1.2 सेंटीमीटर पर आवर कंसिडर करते हैं. स्टिल 1 सेंटीमीटर भी कंसिडर कर सकते हैं, बट लेस देन 1 सेंटीमीटर या मोर देन 2 सेंटीमीटर हम एब नॉर्मल कंसिडर करेंगे. तो मेक श्योर इसके साथ साथ आप एब नॉर्मल भी रिलेट करो. ओके, then comes the cervical effacement. Effacement is very important. Effacement का मतलब होता है thinning and shortening of cervix. ओके, थिन हो रहा है सर्विक्स और शॉर्ट हो रहा है सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड एज एफेसमेंट. ओके, डायलेशन का मतलब वाइड होता है. ओके, वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स इज डायलेशन, effacement is thinning and shortening. Then uterine contraction and relaxation. Now see, uterine contraction के साथ में relax होना भी very important. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलैक्स भी कराना है, कॉन्ट्रैक्ट भी कराना है. आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, विच पार्ट ऑफ यूट्रस इज एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शन? गो फॉर फंडस. ओके, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन. सो फंडस इज एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शन, इस्थमस इज एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन. इसी वजह से पोलैरिटी होती है. ओके, पोल फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एक पोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, दूसरा पोल जो है वो आपका रिट्रैक्ट करा रहा है, और वहां पे एक रिंग फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड एज रिट्रैक्शन रिंग, which is normal. A retraction ring is normal और retraction ring को हम physiological ring भी कहते हैं. Then comes the बैग ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो पर्टिकुलरली लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में फॉर्म होता है. पूछते हैं क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन, तो दैट इज प्रेजेंट एट लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस. ओके, फीटस के हेड एरिया में जो वाटर है, प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे जो वाटर है दैट इज कॉल्ड एज फोर वाटर, और प्रेजेंटिंग पार्ट के बैक साइड में जो वाटर है दैट इज कॉल्ड एज हाइंड वाटर. ओके, तो इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नो व्हाट इज फोर वाटर एंड हाइंड वाटर. बट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे क्वेश्चन आता है, द पार्ट एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शन, पार्ट एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन, और सर्वाइकल डायलेशन पे क्वेश्चन आता है अलॉन्ग विद सर्वाइकल एफेसमेंट. तो यहाँ पे ये चारों के चारों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. Then comes the second stage of labor. Second stage of labor starts from full dilation of cervix. क्या रेंज है dilation of cervix की? 10 सेंटीमीटर. ओके, 10 सेंटीमीटर से लेके पूरा डिलीवरी ऑफ बेबी, जब तक बेबी मदर्स वूम से एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं आ जाता तब तक सेकेंड स्टेज कंटिन्यू रहता है. नाउ द कॉन्ट्रैक्शन क्वालिटी, हर 2-3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है विच इज लास्टिंग फॉर 60 to 70 सेकेंड्स. ओके, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का. अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर भी दो फेज है जिसको हम बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड वन इज एक्सपल्सिव फेज. तो प्रोपल्सिव फेज नाम इसलिए बोला है कि यहाँ पे कोई एक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, ये नेचुरली हो रहा है, जिसके अंदर डिसेंट आता है. ठीक है, डिसेंट नेचुरली हो रहा है. एक्सपल्सिव फेज के अंदर सारे एक्टिव फोर्स मैकेनिज्म, यानी बेयरिंग डाउन एफर्ट्स हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स हो गया, पेरिनियल मसल जो फोर्स लगा रहा है, वो सारे फोर्स मिलके एक्सपल्शन में आते हैं. प्रोपल्शन के अंदर नो फोर्स, नेचुरल मूवमेंट. ओके, दैट इज अबाउट प्रोपल्शन एंड एक्सपल्शन. कार्डिनल मूवमेंट्स, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर. सारे के सारे कार्डिनल मूवमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक कार्डिनल मूवमेंट्स एसोसिएटेड है एक दूसरे से, एक नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा. ओके, दैट इज व्हाई लेबर की डेफिनेशन में है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स. नाउ डिसेंट इज फर्स्ट, देन कम्स द एंगेजमेंट, फ्लेक्शन,
internal rotation of head, crowning, extension, restitution, external rotation of head, internal rotation of shoulder एंड लेटरल फ्लेक्शन. ये जितने भी हमारे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स के ऊपर से आपके कोई ना कोई इवेंट पे क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलरली क्राउनिंग. ठीक है, क्राउनिंग पे क्वेश्चन आता है, इंटरनल रोटेशन पे क्वेश्चन आता है, रेस्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है. तो ये तीन जो है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, next comes the descent. Now what is descent? So descent is the passive movement which occurs naturally. Baby का birth canal की तरफ खिसकना, नीचे जाना, that is called as descent, and it starts with the onset of labor. As soon as first stage of labor start हुआ, baby का descent start हो जाएगा. ओके, एंड इट इज द यूनिवर्सल स्टेप, यानी ये स्टेप जो है ये थ्रू आउट द लेबर होता है. ओके, बाकी जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, एंगेजमेंट है, फ्लेक्शन है, ये सब क्यों हो रहे हैं? एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, ये सारे स्टेप्स होने का मतलब क्या है? कि बेबी डिसेंट होके बाहर निकल सके. ओके, सो डिसेंट करने के लिए ये सारे स्टेप हो रहे हैं. So that is why descent is called as universal step which is present throughout the process. पूरे के पूरे लेबर के अंदर descent जो है वो continuous होता है. So exam के अंदर question आता है which of the following step is the universal step? You have to write that as descent. It's not engagement, it's not station, it's not internal rotation, it's not restitution. It's descent. Okay. Then comes the engagement. Engagement includes the connection between maternal pelvis and fetal skull. ओके, अब मैटरनल पेल्विस और फीटल स्कल के अंदर के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं. एंगेजमेंट एक ऐसा इवेंट है जब बेबी एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी में जा रहा है. ओके, नाउ द बेबी हैज एंटर्ड इनटू द पेल्विक कैविटी. सो द क्वेश्चन कैन कम के through which event or through which movement the baby can enter into pelvic cavity. So that is not descent, that is engagement. ठीक है, आपको लगेगा बेबी नीचे फिसल रहा है, नीचे जा रहा है बेबी, तो वो तो फिर डिसेंट ही होगा. नो, दैट इज एंगेजमेंट. उसको एंगेज होना पड़ेगा, उसका एडिक्वेट डायमीटर पेल्विक ब्रिम में लाना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट. ठीक है, डिसेंट मत लिख के आना एग्जाम के अंदर. अगर क्वेश्चन आया है तो गो फॉर एंगेजमेंट. प्रोसेस वेयर फीटल स्कल कनेक्ट्स इटसेल्फ विथ मैटरनल पेल्विस. दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, इसके बाद देयर इज नो गोइंग बैकवर्ड्स. ठीक है, अब कितना भी हो जाए बेबी का हेड बाहर पीछे की साइड वापस नहीं जाएगा. नाउ द बेबी विल गो आगे. ओके, फर्दर डायरेक्शन के में ही बेबी विल ट्रेवल. It occurs 2 weeks prior in primipara. Okay, जो lightning था, lightning is basically associated with engagement. Okay, so it occurs 2 weeks prior to primipara and onset or after onset of labor in multipara. इसीलिए multipara के अंदर lightning at the time of onset of labor देखने मिलता है और primipara के अंदर 2 week पहले देखने मिलता है. हेड स्टेशन इज नोटेड. नाउ व्हाट इज हेड स्टेशन? आता है इस पे क्वेश्चन. ओके, हेड स्टेशन. हेड स्टेशन क्या है? सो इट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटस प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर फीटस का हेड विथ इस्चियल स्पाइन. इस्चियल स्पाइन जो है वो हमारा मैटरनल पेल्विस का ऑर्गन है. ओके, मैटरनल पेल्विस का एक पार्ट है इस्चियल स्पाइन, जिसका फीटस के साथ में रिलेशन कंसिडर करते हैं, उसको हम हेड स्टेशन बोलते हैं. अब इसके पॉइंट्स कितने हैं? तो -4 से 0, 0 से +4, इतना कंसिडर होता है आपके हेड के एरियाज. ओके, इस्चियल स्पाइन से जितना ऊपर होगा, अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी क्रूशियल, और इसके ऊपर आपका अप्लाइड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर. इफ द बेबीज हेड इज बिलो द इस्चियल स्पाइन, द स्टेशन विल बी +2, -2, 0 या तो फिर -4. आंसर विल बी +2. ठीक है, जितना इस्चियल स्पाइन से नीचे जाएगा उतना पॉजिटिव, जितना ऊपर रहेगा उतना नेगेटिव. ओके, ऊपर अपवर्ड्स नेगेटिव, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव. ओके, इस तरह से यू कैन रिमेंबर. जितना ऊपर एंड एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन 0. ठीक है, जितना अगर इस्चियल स्पाइन के लेवल पे फीटस का हेड है दैट इज कंसिडर्ड एज 0. इस्चियल स्पाइन से ऊपर है कंसिडर्ड एज नेगेटिव. ओके, ऊपर माइनस, नीचे प्लस. ठीक है इसके ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन. इस्चियल स्पाइन से बिलो है, नंबर दे देंगे, उसके अंदर आपको प्लस वाला टिक करना है. उसमें एक 0 होगा, 3 माइनस के, 2 माइनस के होंगे, एक प्लस का होगा. गो फॉर प्लस. ओके, प्लस स्टेशन आएगा आपका वहां पे. अगर इस्चियल स्पाइन से ऊपर है गो फॉर माइनस. ओके, माइनस में इस्चियल स्पाइन से ऊपर -4 किसको कंसिडर करोगे? -4 इज क्रूशियल. -4 में द बेबीज हेड इज फ्लोटिंग एट फॉल्स पेल्विस. ओके, फॉल्स पेल्विस पे फ्लोट हो रहा है बेबी का हेड, और +4 पे बेबी का हेड आउटलेट पे आ चुका है. पेल्विक के 3 पार्ट्स है, इनलेट, कैविटी, आउटलेट.
ओके तो आउटलेट पे आ चुका है, दैट इज कंसिडर्ड एज +4, और अगर फॉल्स पेल्विस पे ही फ्लोट कर रहा है, अभी ब्रिम के अंदर भी एंटर नहीं हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज -4. ओके सो -4 0 +4 प्लस माइनस का रिलेशन यू शुड नो. नेक्स्ट कम्स द फ्लेक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्शन अगर नहीं हुआ तो फर्दर डिसेंट नहीं होगा. फ्लेक्शन क्यों होता है? अब फ्लेक्शन का मतलब क्या है? फ्लेक्शन क्रूशियल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमको एंगेजिंग डायमीटर पता चलता है. ओके सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर जो हमारा 9.5 सेंटीमीटर है वो एंगेजिंग डायमीटर है. ओके फ्लेक्शन क्यों हो रहा है? एक तो पेल्विक फ्लोर से रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, पहले तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से बेबी को वो नीचे की साइड फोर्स दे रहा है. अब नीचे जैसे बेबी जा रहा है वैसे ही उसको पेरिनियल मसल्स से और सर्विक्स से रेजिस्टेंस आ रहा है, उस वजह से बेबी के पास में बाहर निकलने का चांस नहीं है. सो देयर आर टू वेज द बेबी कैन सॉल्व दिस, ईदर बाय चेंजिंग द पाथ, या तो खुद को एडजस्ट करो या पाथ चेंज करो. तो पाथ चेंज तो नहीं कर सकते हम, तो बेबी क्या करेगा? खुद को एडजस्ट करेगा. जैसे ही वो खुद को एडजस्ट करेगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर जो है वो हमारा एंगेजिंग डायमीटर हो जाएगा, और अब बेबी का हेड जो है वो कंप्लीट इनलेट के अंदर कैविटी के अंदर आ चुका है. ओके पहले डायमीटर ज्यादा था ऑक्सीपिटो फ्रंटल, अब डायमीटर हो चुका है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक. ओके इस तरह से उसका डायमीटर उसने कम करके खुद को मैटरनल पेल्विस के अंदर कंप्लीटली एंगेज करके नीचे की साइड और खुद को डिसेंड कर दिया है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो है इंटरनल रोटेशन. ठीक है, इंटरनल रोटेशन इज द इंपॉर्टेंट मूवमेंट विदाउट विच द फर्दर डिसेंट कैन नॉट अकर. ओके इंटरनल रोटेशन के अगर नहीं हुआ तो डिसेंट नहीं होगा. इंटरनल रोटेशन होता है कौन सी डायरेक्शन के अंदर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 1/8 ऑफ सर्कल. एलओपी की बात है यहाँ पे, अगर आप ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पोजीशन ओपीपी की बात करो तो उसमें 3/8 होता है, ठीक है, बट यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉर्मल लेबर की बात कर रहे हैं, एलओपी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे 1/8 ऑफ सर्कल रोटेट करेगा, यानी 45 डिग्रीज रोटेट करेगा. ठीक है, और ये रोटेशन किस वजह से होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से आ रहा है, पेरिनियल मसल से नीचे से क्या हो रहा है, इसको रेजिस्टेंस आ रहा है, इस वजह से उसका हेड थोड़ा सा रोटेट होगा. रोटेट कौन सी डायरेक्शन में होगा? इंपॉर्टेंट पूछते हैं एग्जाम में, और आप लोग हमेशा गलती करते हो. रोटेशन जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ओके सिम्फाइसिस प्यूबिस की साइड उसको लाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कोई भी पोजीशन में बेबी है, अभी नॉर्मल लेबर की बात कर रहे हैं हम, तो इलियोपेक्टिनल एमिनेंस पे होता है बेबी, और वहां से उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस के पोजीशन में लाना होता है. बट अगर हम एबनॉर्मल की बात करें, जो हम परिवर्तन के नेक्स्ट जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद जब हम गायनेक पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर एबनॉर्मल लेबर पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रोटेशन होता है और अलग अलग पोजीशन पे कहाँ पे बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है. तो एक ही चीज याद रखनी है आपको कि रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा. ओके सो 1/8 ऑफ अ सर्कल कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दैट इज अबाउट इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड. यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज टॉर्जन इन नेक. सो टॉर्जन इन नेक इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इंटरनल रोटेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग. ठीक है, क्राउनिंग के टाइम नहीं होता है, एक्सटेंशन के टाइम नहीं होता है, इंटरनल रोटेशन के टाइम पे नेक टॉर्जन होता है. पूछते हैं एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन. Next comes the crowning, very important stage concerned with आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके पूछते हैं, क्राउनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है. आप लोग को लग रहा होगा मैम बार बार बोल रहे क्वेश्चन आता है, वाई? बिकॉज ये सबसे एक नहीं तो दूसरे कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए टॉपिक्स उतने ही कवर करें विच आर आस्क्ड इन एग्जाम्स. मेक श्योर आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे उतनी ही चीजें पढ़ाई जा रही है परिवर्तन में जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए आप एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते, सब चीजें पढ़ो, बट ये सारी शॉर्ट है और एग्जाम ओरिएंटेड है. सो मेक श्योर लर्न एवरीथिंग. अ स्टेप दैट डिनोट्स फीटल हेड शोज एग्जिट गेट. ठीक है, अब फीटस कभी भी बाहर निकलेगा, तो जैसे ही क्राउनिंग होता है यू आर अबाउट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिलीवरी ऑफ फीटस. ठीक है, सो द अलार्मिंग साइन व्हेन द nurse should prepare the baby the nurse should prepare for handling the baby is crowning. ओके कौन से साइन से नर्स खुद को प्रिपेयर करती है बेबी को रिसीव करने के लिए? सो दैट इज क्राउनिंग. ओके नो रेस्टिट्यूशन, नो एक्सटेंशन. क्राउनिंग के टाइम पे द नर्स विल प्रिपेयर हरसेल्फ टू हैंडल द बेबी. ओके क्वेश्चन है आपका ये कॉम्पिटिटिव में. देन दिस मीन्स दैट द फीटल हेड इज नाउ रेडी टू डिलीवर. अब फीटस का हेड डिलीवर होगा. हेड बार बार इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मल लेबर की बात कर रहे हैं.
ओके आइडियली अगर हम एबनॉर्मल पढ़ते हैं तो वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाता है, बट यहाँ हम हेड की बात कर रहे हैं तो दैट इज एसोसिएटेड विद क्राउनिंग। ठीक है, हेड जब वल्वल ओपनिंग पे आएगा दैट इज कॉल्ड एज क्राउनिंग। ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखा हुआ है मैंने, दिस इज द वल्वल ओपनिंग एंड यहाँ पे बेबी का हेड विजिबल है, दैट इज कॉल्ड एज क्राउनिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फॉल्स क्राउनिंग। ठीक है, फॉल्स क्राउनिंग क्या है? तो फॉल्स क्राउनिंग इज द वन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेबी का हेड वल्वल ओपनिंग पे दिखता है, पर रिलैक्सेशन हुआ तो बेबी का हेड बैक चला जाएगा, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज क्राउनिंग। ओके, डोंट कंसिडर दैट एज क्राउनिंग। क्राउनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बेबी का हेड विजिबल ही रहेगा वल्वल ओपनिंग पे, उसको हम क्राउनिंग बोलते हैं। ओके तो क्वेश्चन आता है आपका क्राउनिंग के ऊपर, व्हाट इज क्राउनिंग, व्हाट इज फॉल्स क्राउनिंग, मतलब आपको स्टेटमेंट दे देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डैश कर देंगे, मेक श्योर यू रिमेंबर व्हाट इज क्राउनिंग। देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज द ओनली मूवमेंट बाय विच फिटस हेड इज डिलीवर। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे बेबी का हेड फ्लेक्स हो चुका है, अब यहाँ क्या होगा, बेबी का हेड एक्सटेंड होगा। ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा, खुल जाएगा बेबी का हेड। ये क्यों हो रहा है? तो ऊपर से आप इसको फोर्स दे रहे हो, यूट्रस का फोर्स आ रहा है, नीचे से इसको जो नीचे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाल रहा है। यूट्रस इज फोर्सिंग द बेबी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एंड पेरिनियल मसल्स पुशेस द बेबी इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ऊपर की साइड भी इसको फोर्स दे रहा है एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है, ये क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से बचेगी कौन सी फोर्स, आउटवर्ड की फोर्स बचेगी, और ये आउटवर्ड की वजह से ये बेबी का जो हेड है वो एक्सटेंड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दिस लीड्स टू एक्सटेंशन। ठीक है, ऊपर से फोर्स आ रहा है, इधर नीचे यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। पेरिनियल मसल्स अपर डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन, दो तरह से पेरिनियल मसल इसको फोर्स लगा रहे हैं, एक अपर डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज, ओके, एंड ओनली रिमेनिंग फोर्स इज आउटवर्ड फोर्स, एंड इस वजह से आपका एक्सटेंशन देखने मिलेगा। That is about extension. So the number of force acting for extension is total 3. एग्जाम में पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ फोर्स फॉर एक्सटेंशन, सो टोटल 3 फोर्स, बट रेसिडुअल फोर्स अगर पूछा है ना, उसी क्वेश्चन अप्लाइड किस तरह से आता है, रेसिडुअल फोर्स इन एक्सटेंशन इज 1। रेसिडुअल मतलब बच गई, कौन सी फोर्स बची, आउटवर्ड डायरेक्शन की फोर्स बची है। ठीक है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, 3 लग रही है, एक ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। ऊपर नीचे की कैंसिल हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है, आउटवर्ड की बच रही है। सो रेसिडुअल फोर्स अगर पूछा है तो 1 आएगा, टोटल फोर्स पूछा है तो 3 आएगा। ओके, देन कम्स द restitution. What is restitution? So restitution is single passive movement which aims to untwist the neck. अभी हमने पढ़ा था इंटरनल रोटेशन के अंदर कि नेक पे टॉर्जन हो गया है, तो जैसे ही बेबी का हेड बाहर निकलेगा क्या होगा, यहाँ पे अनट्विस्टिंग ऑफ नेक होगा, और जो अनट्विस्टिंग ऑफ नेक है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अपोजिट जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन होगा, नॉट इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसके आगे वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंस रखता है वो चीज शोल्डर रोटेशन से। ठीक है, शोल्डर रोटेशन के टाइम पे हेड का भी रोटेशन होता है, तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और रेस्टिट्यूशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होते हो आप लोग कि रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन मैम सेम है, नहीं है। रेस्टिट्यूशन पहले होगा, फिर से एक और बार ट्विस्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि शोल्डर अंदर रोटेट हुआ है, उसके बाद में हेड भी रोटेट होगा, सो दैट इज व्हाई रोटेशन ऑफ हेड टेक्स प्लेस ट्वाइस। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में 2 बार उसका हेड घूमेगा, एक बार तो अनट्विस्ट करने के लिए और एक बार शोल्डर रोटेट होगा तो वापस बॉडी को अलाइन करने के लिए 2 बार रोटेट होगा। कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन हुआ है, माने इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के अपोजिट डायरेक्शन में। घुमा फिरा के कैसे भी आपको क्वेश्चन दे, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिस रोटेशन में इंटरनल रोटेशन हुआ है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जितने भी अब रोटेशन होंगे वो सारे अपोजिट, बाहर के रोटेशन हमेशा अंदर के रोटेशन से अपोजिट होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो बस, बाहर के रोटेशन हमेशा अंदर के रोटेशन से अलग होंगे, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, देन कम्स द शोल्डर रोटेशन। अब शोल्डर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस पे आ गया, पहले हमारा हेड था इलियोपेक्टिनल एमिनेंस पे, अब शोल्डर आ गया। हेड डिलीवर हो चुका है हमारा, अब हमको करना है शोल्डर को डिलीवर। तो शोल्डर अब क्या करेगा, 1/8 ऑफ सर्कल, फिर से वही घूमेगा, ये रूल है, जो भी इलियोपेक्टिनल एमिनेंस पे आएगा वो घूमेगा।
ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास आने के लिए उसको घूमना है, सो दैट इज 1/8 का रोटेशन, ठीक है। ऑक्सीपुटो एलओपी पोजीशन की बात हुई है यहाँ पे, 1/8 ऑफ सर्कल पे रोटेट होगा। साइमल्टेनियसली हेड टर्न्स इन अपोजिट डायरेक्शन आ गया, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखो, अंदर का रोटेशन अगर लेफ्ट टू राइट हुआ है, बाहर का रोटेशन राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। कुछ सब कुछ भूल जाओ, क्या है इसमें, क्या लिखा है, क्या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दिए हैं, कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो, अंदर जो भी डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, बाहर उसके अलग, उसके अपोजिट ही जाएगा, ओके। आउटवर्ड रोटेशन हमेशा इनवर्ड रोटेशन के अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पे हेड टर्न्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हेड का यहाँ पे डायरेक्शन और रेस्टिट्यूशन के मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, ओके। रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर सेम है, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड सेम है, बट दोनों सेम इवेंट नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज होते हो आप लोग, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और रेस्टिट्यूशन सेम है, जो नहीं है, दोनों अलग अलग मूवमेंट्स है, दोनों होती एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। लेटरल फ्लेक्शन, लास्ट स्टेज इज लेटरल फ्लेक्शन, जब बेबी का बॉडी डिलीवर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं विच पार्ट ऑफ द शोल्डर इज डिलीवर फर्स्ट, सो फर्स्ट पार्ट इज एंटीरियर शोल्डर और उसके बाद में पोस्टीरियर शोल्डर। पहले एंटीरियर पार्ट बाहर आएगा, बाद में पोस्टीरियर पार्ट बाहर आएगा, दैट इज अबाउट लेटरल फ्लेक्शन। देन कम्स द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, इट इज डीलिंग विद प्लासेंटल मूवमेंट, प्लासेंटा का रिमूव करना, इट इज वेरी क्रूशियल स्टेज, थर्ड स्टेज, क्योंकि एक भी बिट ऑफ प्लासेंटा रह जाएगा, क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा। रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ओके। सो प्लासेंटा रिमूव करना इज इंपॉर्टेंट स्टेप। अब यहाँ पे दो तरीके से आपका प्लासेंटा सेपरेट होता है, एक सेपरेशन है सेंट्रल सेपरेशन और दूसरा सेपरेशन है आपका मार्जिनल सेपरेशन। सेंट्रल सेपरेशन को आप स्कर्ट्स मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जिसको हम स्कर्ट्स मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर प्लासेंटा इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसा दिखता है, ओके। इन्वर्टेड अम्ब्रेला यानी उल्टी छतरी जैसा प्लासेंटा दिखता है। अब सेंट्रल सेपरेशन के अंदर फीटल सरफेस पहले रिलीज होगा, ठीक है। ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कौन सा पार्ट ऑफ प्लासेंटल सरफेस इज रिमूव्ड इन सेंट्रल सेपरेशन, तो उसके अंदर फीटल सेपरेशन, दैट मींस कोरियन, ओके। कोरियन और डेसिडुआ दो पार्ट है, तो कोरियन विल बी रिलीज्ड फर्स्ट, ओके। एंड इन मैथ्यूज डंकन, दैट मींस मार्जिनल के अंदर मैटरनल सरफेस सेपरेट होगा, दैट मींस एमनियन सेपरेट होगा, ओके। सो कोरियन इज बीन रिलीज इन सेंट्रल सेपरेशन, सी से सेंट्रल, सी से कोरियन, ठीक है, ऐसे याद रख लो, सीसीएफ सेंट्रल सेपरेशन, कोरियन सेपरेशन, फीटल सरफेस सेपरेशन, ठीक है, सीसीएफ ऐसे याद रख लो आप, नॉट सेरेब्रल, आपको इस तरह से याद रखना है, ओके। सेंट्रल सेपरेशन, फीटल सरफेस एंड कोरियन का सेपरेशन। मैथ्यू डंकन के अंदर क्या याद रखना है, मार्जिनल सेपरेशन, मैटरनल सरफेस, एमएम, ठीक है, सीसी एमएम, इजी है। सेंट्रल सेपरेशन कोरियन, मार्जिनल सेपरेशन मैटरनल मेम्ब्रेन या तो फिर एमनियन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सीसीटी, व्हाट इज दैट, सीसीटी इज कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। अगर सेपरेशन नहीं हो रहा है प्लासेंटा का, तो एक असिस्टेड मूवमेंट है जिसको हम सीसीटी बोलते हैं, जिसके अंदर हमको क्या करना है, तो सबसे पहले तो फंडस के ऊपर प्रेशर देना है और कॉर्ड को क्लैंप करना है। कॉर्ड को क्लैंप किया आपने, वहां पे फोर्सेप पकड़ा, फोर्सेप से कॉर्ड को पकड़ा और फंडस पे प्रेशर अप्लाई करके कॉर्ड को नीचे की साइड खींचोगे और पुल करोगे और आपका प्लासेंटा धीरे से रिमूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सीसीटी। पुल कब करना है, व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपीयर्स, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू पुल द प्लासेंटा, कॉन्ट्रैक्शन पे ही पुल करना है। आप ऐसे ही पुल कर दोगे तो क्या होगा, प्लासेंटा का बिट्स रह जाएगा अंदर, पीपीएच होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो दैट इज अबाउट सीसीटी। फोर्थ स्टेज, दैट इज द ऑब्जर्वेशन स्टेज। यहाँ पे आपको मैटरनल कंडीशन ऑब्जर्व करनी है, फीटल की कंडीशन ऑब्जर्व करनी है, एयरवे देखना है, उसका फिटस असेसमेंट करना है, जो न्यूबॉर्न असेसमेंट बोलते हैं हम, वो करना है, अबगार करना है। 5 मिनट्स पे करते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम एट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स वाला अबगार है वो आपके ऑब्जर्वेशन पीरियड पे आएगा, ठीक है। 1 मिनट वाला अबगार है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आएगा, ओके। देन कोड केयर, बेबी का कोड केयर, वेट ऑफ द बेबी, देन टैग, आपको टैग देना है बेबी को, ओके। देन
मदर के वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, फ्लूड आईवी फ्लूड आपको एडमिनिस्टर करना है मदर को बिकॉज फ्लूड लॉस हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, ओके। देन फंडल पाल्पेशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए, सॉफ्ट है या हार्ड है, अगर सॉफ्ट है दैट इज कॉल्ड एज बॉगी यूट्रस, दैट इज अ साइन ऑफ पीपीएच, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए यूट्रस, अगर सॉफ्ट है मसाज इट इन ऑर्डर टू मेक इट हार्ड, ओके। देन ब्लीडिंग चेक करना है एंड रीडा स्कोर चेक करना है। रीडा स्कोर कब चेक करना है आपको? एपिसियोटोमी पे चेक करना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी जो हम लेते हैं सेकंड स्टेज। एपिसियोटोमी कब लेनी है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सो एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग आपको एपिसियोटोमी करनी है, ठीक है। रेस्टिट्यूशन या फिर इंटरनल रोटेशन पे नहीं करनी है, क्राउनिंग पे करनी है, ओके। क्राउनिंग पे एपिसियोटोमी करी, मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी मोस्ट कॉमन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी, मीडियोलेटरल। ये एपिसियोटोमी के बारे में हम बाद के लेक्चर्स के अंदर आई विल टीच यू, ओके। उस टाइम पे आपको रीडा स्कोर असेस करना है, okay. Then comes the labor management, how you are going to manage. So first of all assess the sign of true labor, then fetal heart rate assess करोगे, बिशप स्कोर असेस करोगे। बिशप स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर सर्वाइकल पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, 4 पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं बिशप स्कोर के अंदर, सर्वाइकल डायलेशन, पोजीशन, एफेसमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इन 4 पैरामीटर्स के थ्रू बिशप स्कोर असेस होता है। देन पीवी एग्जामिनेशन करना है आपको, परवजन एग्जामिनेशन एवरी 4 आवर, कैथेटराइजेशन जरूरी नहीं है, कर सकते हो, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, ऑक्सीटोसिन, ओके। पार्टोग्राफ मेंटेन करना है, हेड से। पार्टोग्राफ का दूसरा नाम है सर्वाइकोग्राफ, पूछते हैं एग्जाम में, अदर नेम ऑफ पार्टोग्राफ दैट इज सर्वाइकोग्राफ। हेड स्टेशन मॉनिटर करना है, माइनस है प्लस है, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन आपको चेक करना है, कितना सर्वाइकल डायलेशन हुआ है, अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा कि 1.2 सेंटीमीटर पर आवर इज नॉर्मल, अकॉर्डिंग आपको असेस करना है। सेकेंड स्टेज में मदर को लिथोटोमी पोजीशन देना है, पेरिनियल केयर करना है बिकॉज बेबी इज अबाउट टू डिलीवर, ठीक है, तो पेरिनियल केयर करना इंपॉर्टेंट है। एपिसियोटोमी एसओएस मतलब एपिसियोटोमी अगर रिक्वायर है तो कब करना है? क्राउनिंग पे। मोस्ट कॉमन एपिसियोटोमी मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी। देन फीटस का एफएचआर दैट इज हार्ट रेट मॉनिटर करना है, मदर को बेयरिंग डाउन एफर्ट्स के लिए एनकरेज करना है और बेबी को डिलीवर करना है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अगर प्लासेंटा नहीं रिलीज हो रहा है तो गो फॉर ऑक्सीटोसिन, पहले आप फंडल मसाज करो, नहीं हो रहा है ऑक्सीटोसिन लो, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करो 10 यूनिट्स, 10 आईयू आपको एडमिनिस्टर करना है, ओके। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया, सीसीटी करो, फिर भी रिमूव नहीं हो रहा है, गो फॉर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। ये मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा फर्दर लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। देन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, वाइटल मॉनिटरिंग, ब्लीडिंग असेसमेंट, ड्रेसिंग, अगर एपिसियोटोमी लिया है तो आईवी फ्लूइड्स दे दो मदर को, कंफर्ट, हेल्थ एजुकेशन। किसके बारे में हेल्थ एजुकेशन? तो मदर के खुद के बारे में, हाइजीन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप हेल्थ एजुकेट कर सकते हो। बेबी के लिए क्या मैनेज करना है? तो यू आर गोइंग टू मैनेज एयरवे, रेडिएंट वार्मर आपको रेडी रखना है, ठीक है। रूमिंग इन प्रैक्टिस करवानी है मदर को और बेबी को। विटामिन के इंजेक्शन यू नीड टू एडमिनिस्टर इट, ओके, IM। देन मेंटेन वार्म चेन, वार्म चेन मतलब कि कहीं पे भी बेबी को अननेसेसरी एक्सपोज नहीं करना है। मेंटेन वार्म चेन, बेबी को जितना हो सके उतना वार्म रखना है। मेक श्योर कवर द बेबी विथ कवरिंग द ईयर्स, ईयर्स को भी, बेबी को हेड, ईयर्स सब कुछ कवर होना चाहिए। कैपेट सक्सिडेनम या सिफालिमाटोमा हुआ है देखो उस टाइम पे, फोर्थ स्टेज पे यू कैन असेस दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर नॉर्मल लेबर, ओके। होप आपको समझ आया है, एंड विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन।